जाए। BA पार्ट 3 के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी ऑफ एशिया के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की एशिया महाद्वीप की जो भौगोलिक विशेषताएं उसका अध्ययन हमने किया था। आज के वीडियो में हम उसकी भौगोलिक जो विशेषताएं पाई जाती हैं, एशिया महाद्वीप की जो विशेषताएं पाई जाती हैं उसका अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला आता है मानव जाति का जन्म स्थल। एशिया महाद्वीप है, ये अपनी भौगोलिक विशेषताओं के साथ साथ ये मानव प्रजाति का जन्म स्थल भी रहा है। एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती जो स्थल पाए जाते हैं, इसी प्रकार से सुमेरियन जो सभ्यताओं के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, चीन की जो सभ्यता के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, वो मानव जन्म स्थल के रूप में भी पाए जाते हैं। वहाँ पर मानव सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ पर मानव सभ्यताओं के साथ साथ उनके विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एशिया महाद्वीप के जो मध्य एशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत मानव जाति का जन्म स्थल है एशिया महाद्वीप रहा है। दूसरी नेक्स्ट विशेषता के अंतर्गत मानव सभ्यता का जन्म स्थल। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत मानव ने अपने स्थायी रूप से जिस भी स्थान पर रहने का निवास स्थान के रूप में प्रारंभ किया, वह एशिया महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसे मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं पाई जाती हैं, सुमेरियन जो सभ्यताएं पाई जाती हैं और दजला और फरात नदियों की जो विशेषताएं पाई जाती हैं, उनके साथ साथ चीन और सिंधु नदी की जो सभ्यताएं पाई जाती हैं, उन सभ्यताओं के अनुसार मानव ने अपना जन्म स्थल उसको बनाया और मानव सभ्यताओं के, मानव के विकास के और मानव प्रजाति के विकास के विभिन्न प्रकार के जन्म स्थलों को विकसित किया। एशिया महाद्वीप है, वह विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं या प्राचीन सभ्यताओं का जन्म स्थल भी रहा है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है महान धर्मों की भूमि। एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के महान धर्मों की, जैसे ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, इसी प्रकार से हिंदू धर्म है और बौद्ध धर्म है, इनकी विभिन्न प्रकार के जो बौद्धिक धर्म पाए जाते हैं, उन मानवीय जो धर्म पाए जाते हैं, उन धर्मों की भूमि है वो पाई जाती है। जैसे जेरूसलम जो पाया जाता है, उसमें यहूदी पाए जाते हैं, यहूदी है, इस्लाम है और विभिन्न प्रकार के जो 2-3 धर्मों की वहाँ पर जन्मस्थलें पाई जाती है। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म का भारत में बौद्ध गया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, भारत में जैसे जैन धर्म के जो क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक जो क्षेत्र पाए जाते थे, उन धार्मिक क्षेत्रों या महान जो धार्मिक धर्म पाए जाते हैं, उनकी इस्लाम के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, मक्का और मदीना के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, हिंदू धर्म की जो विभिन्न प्रकार के जो पवित्र स्थल हैं वो भारत में पाए जाते हैं, बौद्ध धर्म के पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के महान धर्मों की भूमि है एशिया महाद्वीप पाई जाती है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के धर्मों के साथ साथ विषमताओं का भी महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक विषमताएं पाई जाती हैं, विशिष्टताएं पाई जाती हैं, उसमें भी विभिन्न प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं, विभिन्न प्रकार के मैदानी प्रदेश हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के कहीं पर मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं, कहीं पर बिल्कुल शुष्क प्रदेश पाए जाते हैं, तो कहीं पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा वाले जो क्षेत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो सदैव बर्फ़ से ढके रहते हैं और कई जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बिल्कुल उष्ण तापमान की जो दशाएँ होती हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। तो विषमताओं का महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। पहला आता है जिसमें भौगोलिक धरातलीय विशेषताएँ हैं, विषमताएँ हैं, इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। एशिया महाद्वीप में प्राचीन समय से ही या जैसे पृथ्वी का उद्भव और विकास हुआ, उसमें पेंजिया और पेंथालासा बना, उसी समय एशिया महाद्वीप की भौगोलिक संरचनाओं का निर्माण हो गया था। उसमें लोरेंशियन जो सिल्ट पाई जाती हैं, गोंडवाना सिल्ट पाई जाती हैं। इसी प्रकार से जो जियोसिंक्लाइन बनी या भूषण नदी का निर्माण हुआ, उसका भी भूषण नदी का निर्माण हो गया। तो इसमें विभिन्न प्रकार के पर्वतीय जो विषमताएँ पाई जाती हैं, पठारी विषमताएँ पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक की जो चट्टानें हैं या धरातलीय विशेषताएँ हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाती हैं। नवीन और नूतन काल तक की जो चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो भौगोलिक जो विषमताएँ पाई जाती हैं उसकी दृष्टि से भी एशिया महाद्वीप है अपनी विशिष्ट प्रकार की पहचान रखता है।
दूसरा उसमें अंतर्गत आता है जलवायुगत विशेषताएं पाई जाती हैं। एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की जलवायु, उष्ण जलवायु से लेकर के शीत जलवायु तक की विशेषताएं हैं पाई जाती हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की भौगोलिक जो संरचनाएं पाई जाती हैं या धरातलीय उच्चावच पाए जाते हैं, उसके कारण भी अनेक प्रकार की जलवायुगत विशेषताएं हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाती हैं। जलवायुगत दशाओं की दृष्टि से यदि हम तापमान का अध्ययन करते हैं, वर्षा का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार की दाबी दशाओं का अध्ययन करते हैं, तो विभिन्न प्रकार की विषमताएं हैं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तापमान की दृष्टि से विश्व के सबसे गर्म स्थल एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं और विश्व के सबसे ठंडे स्थल भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरी ओर तापमान के साथ साथ तापमान के जो दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर जो पाया जाता है, वो भी एशिया महाद्वीप में अत्यधिक मात्रा में विषमतापूर्ण फैला हुआ पाया जाता है। तो उष्ण जलवायु के साथ साथ इन क्षेत्रों में शीत जलवायु भी पाई जाती है। तापमान के साथ साथ दूसरा आता है वर्षा के क्षेत्र में। वर्षा के क्षेत्र में विश्व के सबसे कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाए जाते हैं। दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले, दैनिक रूप से वर्षा होने वाले क्षेत्र भी एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मौसमी जो दशाएं पाई जाती हैं, उस मौसमी दशाओं और जलवायुगत विशेषताओं और विभिन्न प्रकार की जलवायुगत विशेषताओं की भी विशेषताएं हैं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। इसमें विषमताएं भी पाई जाती हैं और कुछ क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं भी पाई जाती हैं। जैसे पश्चिमी जो एशियाई क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत कम वर्षा होती है, या मध्य एशियाई जो क्षेत्र हैं, मंगोलिया जो मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर वर्षा का न्यूनतम औसत है प्रतिशत पाया जाता है। दूसरा और मासी नाम के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, चेरापूंजी के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा है वो एशिया महाद्वीप में होती है। इसके बाद में समदाब के दाब की क्रियाएँ होती हैं, उसके आधार पर भी, समताप रेखाओं के आधार पर भी विभिन्न प्रकार के जो वितरण होते हैं इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो जलवायु की दृष्टि से तीसरा जो बिंदु आता है कि यदि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर के शीतकटिबंधीय दशाएं हैं, जलवायुगत विशेषताएं हैं पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत उष्णकटिबंध के विभिन्न भागों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है, कहीं पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, कहीं पर पश्चिमी तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं हैं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो इसकी साथ साथ जलवायु की विशेषताओं के साथ साथ उसकी विशेषताएं भी इस क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती हैं। तीसरा जो बिंदु आता है, आर्थिक विषमताएं भी यहाँ पर पाई जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से भी एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं। कहीं पर विभिन्न प्रकार के भौगोलिक दृष्टि से अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ, अनेक प्रकार की कृषि उत्पादन क्षेत्र हैं एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विषमताओं के कारण विभिन्न प्रकार की आर्थिक विषमताएं हैं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जैसे अत्यधिक मात्रा में मानव जो बसाव पाया जाता है उसके कारण भी, इसी प्रकार से घने खनिज पदार्थों के जमाव के आधार पर भी कुछ जो क्षेत्र हैं वो अत्यधिक मात्रा में, जैसे पेट्रोलियम पदार्थों के या खनिज तेल के उत्पादन की दृष्टि से पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो कुछ क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन होता है। दूसरी ओर कहीं पर खनिज पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है। चीन के जो पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं, रेड बेसिन जो क्षेत्र पाया जाता है, भारत में छोटा नागपुर के जो पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में खनिज पदार्थों के जमाव पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे मध्य एशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में फसलों के उत्पादन के स्टेपिस घास के जो मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं उनका वितरण है पाए जाते हैं। तो आर्थिक विषमताओं की दृष्टि से भी यदि हम प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भी अध्ययन करें तो एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं। बहुत अधिक मात्रा में कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं, गरीब पाए जाते हैं, वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी कहीं पाई जाती है। दूसरी ओर कई क्षेत्रों के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में प्रति व्यक्ति आय, जैसे जापान है, कोरिया है, चाइना है, इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। जबकि दूसरी ओर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इन देशों के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। पश्चिमी एशियाई जो क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन होता है वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में प्रति व्यक्ति आय पाई जाती है। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है मानवीय विषमताएँ।
एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार की मानवीय विषमताएं भी पाई जाती हैं। मानव के लिए विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं यहाँ पर पाई जाती हैं, क्योंकि मानव का जन्म स्थल है एशिया महाद्वीप पाया जाता है, सभ्यताओं के विकास का केंद्र भी पाया जाता है, लेकिन फिर भी मानवीय दृष्टि से अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर विषमताएं पाई जाती हैं। कहीं पर घनी मात्रा में या मानवीय विस्फोट के क्षेत्र भी पाए जाते हैं या घनी जनसंख्या के क्षेत्र भी पाए जाते हैं। दूसरी ओर कम बसाव वाले क्षेत्र भी पाए जाते हैं और कई जो क्षेत्र पाए जाते हैं जनसंख्या के जनशून्य प्रदेश भी पाए जाते हैं, जैसे चाइना है, दक्षिणी एशियाई जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत मानव बसाव और मानवीय जमाव है अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मध्य एशिया में मानव जमाव कम पाया जाता है। इसी प्रकार से जो ध्रुवीय जो प्रदेश पाए जाते हैं या साइबेरिया का जो प्रदेश पाया जाता है वह जनशून्य प्रदेश पाया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम घनत्व की दृष्टि से भी देखें तो जापान है, चीन है और भारत है और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, इसमें मानव का प्रति व्यक्ति जो घनत्व पाया जाता है वह अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि मध्य एशियाई जो क्षेत्र पाए जाते हैं, साइबेरिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, पश्चिमी एशिया के क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर मानव बसाव का जनसंख्या का जो घनत्व पाया जाता है कम पाया जाता है। इस दृष्टि से एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार की जो मानव के क्रियाकलाप या मानव के जो क्रियाएँ पाई जाती हैं उनकी दृष्टि से भी अनेक प्रकार की विषमताएँ पाई जाती हैं। कृषि प्रधान क्षेत्र पाया जाता है, कहीं पर औद्योगिक इकाइयों की प्रधानता अधिक पाई जाती है, कहीं पर उत्पादन करने वाली इकाइयाँ या कृषि उत्पादन करने वाली और खनिज तेल उत्पादन करने वाली इकाइयाँ हैं उनके जमाव अधिक पाए जाते हैं। लेकिन उपभोक्ता के आधार पर और उसके उपभोग के आधार पर अलग अलग जो क्षेत्र हैं मानवीय विषमताएँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट बिंदु आता है वो आता है विषमताओं में एकता का महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं, फिर भी एकता का महाद्वीप उसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दृष्टि से जहाँ पर भी एक यूनिट इकाई के रूप में या एक जो क्षेत्र पाया जाता है उसमें एकताएँ हैं वह प्रतीत होती है। जैसे भारत है, चीन है, जापान जो पाया जाता है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विषमताएं अलग अलग पाई जाती हैं, मानव बसाव भी अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर विषमताओं में एकता का प्रारूप है दिखाई देता है। अनेक प्रकार के जैसे भारत में अनेक प्रकार के खनिजों का उत्पादन होना, अनेक प्रकार की भौगोलिक दशाएँ पाए जाना, कहीं पर पर्वत पठार मैदानी जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर मानव जो बसाव पाया जाता है या भौगोलिक जो दशाएँ पाई जाती हैं उनमें भी एकता पाई जाती है। जैसे पर्वतीय जो प्रदेश हैं वो एक समानांतर और एक क्रमबद्ध रूप में वहाँ पर स्थित पाए जाते हैं, जहाँ पर भी पठारी जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो भी एक क्रमबद्ध रूप से और एक सिस्टमेटिक रूप से के अंतर्गत पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, जैसे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, या उत्तर के तिब्बत के जो प्रदेश पाए जाते हैं, या चीन का जो रेड बेसिन का जो क्षेत्र पाया जाता है। इसी प्रकार से यांगत्से कियांग हांगो बेसिन के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो सभी प्रकार के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत किसी भी एक सार्वभौमिक एकता है वहाँ पर पाई जाती है। तो एशिया महाद्वीप है वह विभिन्न प्रकार की विषमताएं रखता है, लेकिन उसमें एकता है कहीं न कहीं वो प्रतीत होती है, तो विषमताओं में एकता का महाद्वीप है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता आती है वह भूत एवं भविष्य का। विश्व के संदर्भ में यदि हम उसका अध्ययन करते हैं तो वह भूत का और भविष्य का महाद्वीप भी कहलाता है। भूत का किस प्रकार से? क्योंकि भूत में प्राचीन काल से ही एशिया महाद्वीप है वह विकसित अवस्था के अंतर्गत था, वहाँ की जो सभ्यताएं थी वह विकसित थी, मानव बसाव था वह विकसित था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उसका विकास होता गया विभिन्न प्रकार के जो प्रारूप हुए उसमें के अंतर्गत उसमें परिवर्तन आए और परिवर्तन के साथ साथ उससे भूतकाल के साथ साथ वह वर्तमान के अंतर्गत भी आया और वह भविष्य का महाद्वीप भी कहलाता है। इसी कारण से एशिया महाद्वीप में प्राचीन समय से ही मानव बसाव का अधिक पाया जाना, लेकिन भविष्य के लिए भी वह वर्तमान समय में भी यदि हम संसाधनों का उपयोग देखते हैं या संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम अध्ययन करें तो यहाँ की जनसंख्या है वह अधिक जनसंख्या नहीं पाई जाती है। लेकिन यदि कुछ से जो क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर गहन जनसंख्या का दबाव पाया जाता है वहाँ पर भी मानव है वह बसाव अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर विभिन्न प्रकार के भौगोलिक जो संसाधन या भौतिक संसाधन है वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वह मानव के
आवश्यकता के लिए या अपने भोजन के लिए या रहन सहन और खान पान के लिए वह अत्यधिक मात्रा में उपयुक्त माने जाते हैं। लेकिन यदि मानव बसाव यदि अधिक मात्रा में होता है तो हमारे पास कुछ जो ऐसे जनशून्य प्रदेश पाए जाते हैं, वहाँ पर भी मानव बसाव है रह सकता है या मानव अपने निवास स्थान बना सकता है। जैसे मध्य एशियाई जो क्षेत्र पाए जाते हैं, या मानव अपने विभिन्न प्रकार के अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा साइबेरिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत रह सकता है। या मानव की जो क्षमताएं पाई जाती हैं एशिया महाद्वीप में इतनी अधिक मात्रा में सक्षम पाया जाता है कि वह विभिन्न प्रकार की भौगोलिक और जलवायुगत विशेषताओं के अंतर्गत रह सकता है। तो भूत का भी महाद्वीप था और भविष्य का महाद्वीप भी है और वर्तमान का भी महाद्वीप है, क्योंकि वर्तमान समय में भी विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत मानव के जो जमाव पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाती हैं। क्योंकि यहाँ की भौगोलिक दृष्टि से विश्व के सभी प्रकार के भौतिक स्वरूप, सभी प्रकार की जलवायु दशाएँ, सभी प्रकार के मानव बसाव, सभी प्रकार के खनिज पदार्थ हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भूत और भविष्य का महाद्वीप है पाया जाता है। विश्व के संदर्भ में यदि हम एशिया महाद्वीप की स्थिति देखते हैं तो अत्यधिक मात्रा में उसको केंद्रीयकृत प्रणाली है यहाँ पर पाई जाती है, या केंद्रीय स्थिति है एशिया महाद्वीप की पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होने के साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं होने के साथ साथ वह विभिन्न प्रकार के महाद्वीपीय क्षेत्रों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव उसका पाया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से वह जैसे यूरोप महाद्वीप से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, उसमें हम किसी एक प्राकृतिक सीमा है वो उसके अंतर्गत नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी हम उसको दो महाद्वीपों के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से दक्षिण में एशिया अफ्रीका महाद्वीप का उससे जुड़ाव पाया जाना या उसके पास स्थित होना भी अत्यधिक मात्रा में महत्वपूर्ण पाया जाता है। तो ये संदर्भ में भी एशिया की जो स्थिति पाई जाती है। दूसरा, यदि हम उसके उत्तरी ध्रुव के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वह भी दक्षिण पूर्वी एशिया के जो द्वीप समूह हैं उन क्षेत्रों से वह विभिन्न प्रकार के स्थल क्षेत्रों से वह जुड़ाव उसका हो सकता है। तो अन्य क्षेत्रों की दृष्टि से भी ये अत्यधिक मात्रा में है। इसके साथ साथ नेक्स्ट, इस महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के, यदि हम पेंजिया और पेंथलासा का अध्ययन करें या विभिन्न प्रकार के विस्थापन के सिद्धांत के आधार पर देखते हैं तो ये क्या है कि उत्तरी अमेरिका और एशिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप जो गोंडवाना के और पेंजिया के भाग पाए जाते थे वो भी विभंजन की प्रक्रियाओं के द्वारा अलग अलग हुए। तो विश्व के संदर्भ में एशिया के महाद्वीप की स्थिति है वह बहुत ही अधिक मात्रा में केंद्रीकृत व्यवस्था पाई जाती है। एशिया महाद्वीप के सभी प्रकार के दूसरे महाद्वीपों से भी वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित पाया जाता है। आज इतना ही हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।